लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। जो ही किश्ती साहिल पर पहुंची वो दोनों उछलकर बाहर आए और खुशी से दीवाना वार घने दरख्तों की तरफ दौड़ पड़े जिन पर आम की शक्ल के नारियल जितने बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे, लेकिन ज़ीशान ज्यादा नहीफ होने के सबब रास्ते में ही गिर गया। उसकी चीख सुनकर राशिद ने पलटकर देखा और उसके कदम रुक गए। उसने वापस आकर ज़ीशान के खड़ा किया और सहारा देकर साथ ले जाने लगा। दरख्तों के पास पहुंचकर उसने ज़ीशान को बिठाया और खुद एक दरख्त की झुकी हुई शाहों से आमनुमा बड़े बड़े फल तोड़ने लगा। ये फल तरबूज की तरह वसनी और संतरे की तरह नरम छिलके वाले थे। चंद फल तोड़कर वो ज़ीशान के पास आ बैठा। ज़ीशान आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। राशिद ने एक फल को छीला और उसकी एक फांक मुंह में रखने ही वाला था कि उसकी ज़मीर ने उसे रोका। नहीं अरशद, ये खुदगर्जी होगी। पहले अपने दोस्त को खिलाओ, वो तुमसे ज्यादा कमजोर हो चुका है और ग़िज़ा की उसे ज्यादा और फौरी जरूरत है। राशिद ने फौरन ही वो फांक ज़ीशान के मुंह से लगा दी। ज़ीशान, मुंह खोलो, कोकोनट ऑरेंज खाओ। ज़ीशान ने मुंह खोला और राशिद ने फांक को उंगलियों के दबाव से उसके मुंह में निचोड़ दिया। ज़ीशान फल का जूस चखते ही मुंह चलाने लगा और राशिद ने दूसरी फांक उसके मुंह में दे दी। लो, अब खाओ। उसने छीला हुआ फल उसके सीने पे रखा और अपने लिए दूसरा छीलने लगा। वो गुज़िश्ता दोपहर से भूखे प्यासे थे। 3 दिन पहले दोनों दोस्तों ने किश्ती में समंदर की सैर का प्रोग्राम बनाया था। वो नैरोबी में वाक़ई पाकिस्तानी सफारत खाने में मुलाजिम थे। शादीशुदा थे मगर उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में थे। सफारत खाने के हाले से उन्हें एक अच्छी सी किश्ती मुनासिब किराए पर मिल गई थी। ये मोटर बोट पेट्रोल से चलती थी। उन्होंने एक दिन की खुराक और पानी कश्ती में रखा। प्रोग्राम ये था कि शाम तक लौट आएंगे, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि चलते वक्त पेट्रोल की टैंकी चेक करना भूल गए थे। उनके ख्याल में किराया पर दी जाने वाली बोट्स की टैंकी हमेशा खोल रखी जाती है, इसलिए उन्हें ख्याल तक नहीं आया कि एक नजर पेट्रोल की मिकदार चेक कर लेते। वो समंदर की सैर के शौक में बंदरगाह से 20 मील दूर निकल आए। 4 बजे के करीब उन्होंने वापस चलने के लिए कश्ती का रुख मोड़ा ही था कि कश्ती का इंजन बंद हो गया। ज़ीशान ने चेक किया तो बुखला गया। उसकी बुखलाहट का सबब जानकर राशिद भी परेशान हो गया। पेट्रोल की टंकी खाली थी। बहरहाल किश्ती में चप्पू मौजूद थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत से काम किया और चप्पू चलाने लगे, लेकिन इंजन वाली तेज रफ्तारी चप्पू से मुमकिन ना थी। इसलिए अभी उन्होंने चंद मील का फैसला ही तय किया था कि सूरज डूबा और अंधेरा फैलने लगा। वो अंधेरे में भी कश्ती चलाते रहे, लेकिन तारीकी में वो सिमत का दुरुस्त अंदाजा ना कर सके और कश्ती बंदरगाह की तरफ जाने की बजाय बंदरगाह से दूर होती चली गई। आधी रात तक वो कोशिश में लगे रहे और आखिर उन्हें एहसास हो गया कि वो गलत सिमत में सफर कर रहे हैं। तब उन्होंने चप्पू छोड़े और थक कर कश्ती में दराज हो गए। थकावट के बायस उन पर नींद का गलबा हुआ और वो हर खतरे से बेनियाज हो गए। दूसरी सुबह सूरज की तेज गर्मी से उनकी आंख खुली तो उन्हें कोई पता ना चल सका कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। कश्ती हवा की सिमत में तैर रही थी। उन्होंने बाकी ग़िज़ा से पेट पूजा की और चप्पू संभाल कर कश्ती को खींचने लगे। फिर दोपहर के बाद उनके पास पानी का जहीरा भी खत्म हो गया। शाम तक उन्हें समुद्र में कोई कश्ती या जहाज दिखाई न दिया जिससे वो मदद तलब कर सकते। रात हुई तो उनके पास खाने को कुछ था ना ही पीने के लिए। ग़िज़ा और पानी न मिलने से उन पर कमजोरी और नकाहत तारी हो गई। सारी रात वो भूख और प्यास से बिलखते रहे और किश्ती हवा के रुख पर तैरती रही। सुबह तक कमजोरी से उनका और भी बुरा हाल हो गया और उनमें हिलने जुलने की ताकत भी ना रही। ज़ीशान दुबला पतला होने के बाइस राशिद की निस्बत ज्यादा लागिर हो गया था। उन्होंने खुद को तकदीर के रहमो करम पे छोड़ा। फिर दोपहर के करीब उन्हें ये साहिल दिखाई दिया और वो हिम्मत करके चप्पू चलाते हुए कश्ती को यहाँ लाने में कामयाब हो गए। नारियल नुमा संतरे या संतरा नुमा नारियल खाने से उनकी खोई हुई तवानाई काफी हद तक बहाल हो गई। वो दरख्तों की ठंडी छांव में लेटे जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा करते रहे और उसी आलम में उन्हें नींद आ गई। दोबारा खुली तो वो अपने इर्द गिर्द खड़े स्याफाम जंगलियों को देखकर हैरान रह गए। वो तादाद में कुल 8-10 थे। उन्होंने कमर के गिर्द घुटनों तक पोशीदा कपड़े लपेट रखे थे, जबकि बाकी जिस्म नंगा था।
सीनों पर सफेद मट्टी से अजीबोगरीब नक्शो नगार बने थे और वो हाथों में तेजाबियों वाले नेज़े लिए ज़ीशान और राशिद को ललचाई हुई निगाहों से तक रहे थे। इन जंगलियों में एक दराजकाज हबशी उनका लीडर मालूम होता था। उसके बदन पर रीछ की खाल की लिपटी हुई थी और सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी जिसमें परिंदे के रंगीन पर लगे थे। इन लोगों को देखकर वो जल्दी से खड़े हुए। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? अचानक दराजकाज हबशी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में इन्हें मुखातिब किया। जवाब में राशिद ने उसे अपने उस ज़ीशान के बारे में बताया कि वो किस तरह मुसीबत का शिकार हुए और आखिर यहाँ पहुंचे। मगर तुम लोग हो कौन और ये कौन सी जगह है? नैरोबी यहाँ से कितनी दूर है? उसने आखिर में पूछा। ये जंगल हमारा इलाका है, दराजकाज हबशी कहने लगा। हम मुकद्दस उल्लू के पुजारी हैं और हमारी बस्ती में इस जंगल के वस्ती हिस्से में है। नैरोबी यहाँ से तकरीबन 300 मील के फासले पर है और करीब तरीन शहर का फासला 200 मील से कम नहीं। ज़ीशान एकदम परेशान हो गया। फिर हम वापस कैसे जा सकेंगे पेट्रोल के बगैर? वापस जाने की क्या जरूरत है अजनबी? वो हंसने लगा। उसे हंसता देखकर उसके साथी भी हंसने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? राशिद ने चौंकते हुए उसे घूरा। तुम लोग हमारे मेहमान हो और तुम्हारी खातिर मदारत करना हमारा मजहबी फरीजा है। मुकद्दस देवी की इजाजत के बगैर हम किसी मेहमान को वापस नहीं जाने देते। मैं अपने कबीले का सिपा सलार हूँ और तुम दोनों को सरदार बोमा की खिदमत में पेश करूंगा। तुम्हें देखकर वो खुश हो जाएगा और मुझे इनाम दे देगा, क्योंकि कई दिनों से हमें कोई मेहमान नहीं मिला। हम मेहमान की शक्ल देखने को तरस गए हैं। ये कहकर वो फिर बेढंगेपन से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी ही थी जैसे कोई भेड़िया हाथ आए शिकार को देखकर दांत किचकिचा रहा हो। ज़ीशान सहम सा गया। राशिद ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ये लोग बहुत मेहमान नवाज मालूम होते हैं। क्या ख्याल है चंद दिन की मेजबानी का लुत्फ उठाए? ईमान से बड़ा जबरदस्त एडवेंचर रहेगा। यूं भी तुम एडवेंचर पसंद हो। नहीं राशिद, मुझे ये बहुत खतरनाक लोग लगते हैं, ज़ीशान ने आहिस्ता से कहा। वो उर्दू में बात कर रहे थे। अरे नहीं यार, ये बेचारे जंगली तहसीब याफ्ता दुनिया के लोग नहीं जो बात बात पर चाकू चूड़ियां निकाल लेते हैं। हमारे देहाती बशर्दू की तरह ये भी बहुत सीधे साधे मालूम होते हैं। अब यही देख लो कि ये बाहर से आने वाले हर अजनबी को अपना मेहमान समझते हैं और खातिर मदारत किए बगैर अब वापस नहीं जाने देते। ऐसा एहलास मैंने दुनिया के किसी हिस्से किसी कबीले में देखा है और ना ही पढ़ा है। अजनबी मेहमानों, हमारे साथ चलो, कबीले वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सिपा सलार ने सख्त लहजे में कहा। इन्हें किसने हमारी आमद की खबर दी है सिपा सलार? राशिद ने हैरत से उनकी तरफ देखा। मुकद्दस उल्लू ने। वो गैब की बातें जानता है और इंसानों की तरह बातें करता है। वो हर किस्म की जुबान जानता और समझता है। वाकई जबरदस्त उल्लू होगा वो। ऐसे उल्लू को जरूर देखना चाहिए। राशिद ने ज़ीशान से अपनी जुबान में कहा। वो यकीनन उर्दू भी बोलता होगा। फिर उसने सिपा सलार से कहा, चलो किधर चलना है, मेरे पीछे चले आओ। सिपा सलार ने कहा और पलटकर जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। वो दोनों और उनके गिर्द मौजूद जंगली भी सिपा सलार के पीछे चलने लगे। जूजू वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना और तारीक होता चला जा रहा था। वहां कोई बाकायदा रास्ता न था, अलबत्ता मुसलसल आमदोरफ्त से एक टेढ़ी मेढ़ी चंद फुट कुशादा पट्टी सी बन गई थी और इंसानी पैरों के दबाव से पट्टी के रास्ते में उगी हुई घास कुचली हुई थी। वो उस रास्तानुमा पट्टी पर आगे पीछे चल रहे थे। उनके हुक्म में नेजा बरदार जंगली थे और आगे सिपा सलार चल रहा था। मुसलसल 1 घंटा चलने के बाद जंगल खुदरा होने लगा। रास्ते में वाकई दरख्तों में बदतरीज फासला बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद उनके सामने जंगल के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें घास फूस से बने हुए 20 झोंपड़े दिखाई दे रहे थे। वो जंगलियों की बस्ती थी और बस्ती के बाहर बहुत सारी जंगली औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े और जवान खड़े उनकी तरफ देख रहे थे। वो उन्हें देखकर एकदम अपनी जुबान में नारे लगाने लगे। उनमें सबसे आगे खड़े चंद जंगली डोल बजाने वाले और उछलने कूदने लगे। शायद वो रक्स कर रहे थे। जबरदस्त भाई। राशिद ने करीब चलने वाले ज़ीशान का हाथ पकड़ के जोशीले अंदाज में दबाया। मेरा दिल खुशी से नाचने लगा है और मेरा दिल खौफ से फुड़क रहा है, ज़ीशान ने खौफजदा लहजे में कहा। ना शुक्र इंसान, राशिद हंसा। अरे ऐसा जबरदस्त इस्तकबाल तो किसी मुल्क के सरबराह का ही किया जाता है। तुम 1-2 साल बाद घर जाते हो तो इतनी खुशी का इजहार तुम्हारे बीवी बच्चे भी ना करते होंगे जितना ये लोग हमारी आमद पर कर रहे हैं। हालांकि हम इनके लिए बिल्कुल अजनबी हैं। ज़ीशान कुछ न बोला। मुकद्दस उल्लू के पुजारी लोग खुशी से किलकारियां मार रहे थे और नारे लगा रहे थे। न जाने अपनी जुबान में क्या बकवास कर रहे हैं। ज़ीशान ने मुंह बनाया। बकवास नहीं कर रहे, खुशी से नारेबाजी कर रहे हैं, राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये रक्स करने वाले जंगली
शायद इस्तकबालिया गीत गा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कह रहे हो, वो आ गया मेरा सावरिया, वो आ गया मेरा सावरिया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इनका गीत तुम्हारी समझ में आ रहा है। समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन वो जिस तरह हमें खुशामदीद कह रहे हैं, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। राशिद बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी बात पर ज़िशान बेसाख्ता मुस्कुराया। सिपा सलार इस हजूम से चंद कदम पीछे ही रुका। उन लोगों ने भी कदम रोके। उसी लम्हे जंगली एकदम खामोश हो गए। ढोल बजाने वालों ने भी ढोल बजाना बंद कर दिया। इस सन्नाटे में अचानक ही एक चीखनुमा आवाज बुलंद हुई और वो सब लोग पलटकर बस्ती के दागली रास्ते से दाएं बाएं हटते चले गए। राशिद और ज़िशान ने उस तरफ देखा और हैरान रह गए। इधर से एक खौफनाक शक्ल वाला दराज कामत और दुबला पतला बूढ़ा चला रहा था। उसके बदन पर शेर की खाल लिपटी हुई थी। सर के बाल सफेद और लंबे थे, जो पोटियों की शक्ल में दाएं बाएं सीने पर चू रहे थे। उसके सर पर परिंदों के परों से बनी एक टोपी और गले में परिंदों की खोपड़ी की माला दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें गोल, चमकदार और छोटी छोटी थी, जिनमें सुर्खी दिखाई दे रही थी। मगर सबसे खौफनाक वो उल्लू था जो उसके दाहिने कंधे पे बैठा था। साइज में वो किसी पहाड़ी औकात से भी बड़ा था और उसकी गोल आंखें भी काफी बड़ी बड़ी थी। यकीनन वही चीहा था। शायद उसने खौफनाक कूड़े की आमद का ऐलान किया था। ये कौन है? सिपा सलार? राशिद ने अपने आगे खड़े सिपा सलार से पूछा। आहिस्ता बोलो बेवकूफ, वो सरदार भोंगा है, उसके साथ मुकद्दस उल्लू है। सिपा सलार अरबी जुबान में गुस्से से बोला। फिर जो ही वो खौफनाक सूरत वाला सरदार बांगा बस्ती से बाहर आया, तमाम जंगली घुटनों पर हाथ रखकर झुक गए। सरदार भोंगा उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ता हुआ सिपा सलार के पास आ रुका, जो रुकू के अंदाज में झुका हुआ था। सरदार भोंगा की निगाहें ज़िशान और राशिद का जायजा ले रही थी, मगर ये महसूस करके वो कुछ सहन से गए कि सरदार के कंधे पे बैठा हुआ उल्लू किसी औकात की तरह उन्हें घूर रहा था। सरदार भोंगा चंद लम्हों तक उन दोनों को ऐसी निगाहों से देखता रहा जैसे उनके लिबास के अंदर झांक रहा हो। फिर उसके होठों ने हरकत की और उसके कंधे पे बैठे मुकद्दस उल्लू के मुंह से तेज चीख खारिज हुई। उसकी चीख सुनते ही झुके हुए तमाम जंगली सीधे हो गए। ये अजनबी तुमने कहां से पकड़े हैं सिपा सलार? सरदार भोंगा ने सिपा सलार से टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा। ये सागली दरख्तों के पास सोए हुए थे सरदार, वहां इनकी किश्ती भी मौजूद थी। सिपा सलार ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। इनका जुर्म बताओ, क्या इन्होंने हमारे जानवरों का शिकार किया था? सरदार ने सवाल किया। नहीं सरदार, राशिद जल्दी से बोला, हम शिकारी नहीं है, वरना हमारे पास हथियार होते। तुम चुप रहो अजनबी। सिपा सलार ने पलटकर राशिद को डांटा। मैं तो तुम्हारे सरदार की गलतफहमी दूर कर रहा था, राशिद ने आहिस्ता से कहा। सिपा सलार ने सरदार भोंगा की तरफ देखकर कहा, सरदार ये शिकारी नहीं बल्कि चोर है। ला हौला वला कुव्वता, राशिद ने बनाते हुए आहिस्ता से कहा। क्या चोरी करने के लिए ये जंगल रह गया था? क्या चुराया है इन्होंने? सरदार ने चौंकते हुए सिपा सलार से पूछा। फल, इन्होंने हमारे दरख्तों से फल चुरा कर खाए। इसके पास खाए हुए फलों के छिलके पड़े थे। इसका मतलब है कि ये बहुत खतरनाक मुजरिम है। सरदार भोंगा गुस्से से बोला। नहीं सरदार, हम चोर नहीं हैं। ज़िशान ने जल्दी से कहा। हम कल से भूखे प्यासे थे, भूख मिटाने के लिए 2-3 फल खाए थे। अजनबी तुम अपनी सफाई में कुछ भी कहो, हम इस पर एतबार नहीं करेंगे। सरदार भोंगा कड़क कर बोला। तुम्हारी मुजरिम होने या ना होने का फैसला मुकद्दस देवी कर सकती है और देवी कल रात आएगी। उस वक्त तक तुम यहाँ मेहमान खाने में रहोगे। फिर उसने सिपा सलार से कहा। सिपा सलार, इन्हें मेहमान खाने में लाओ। सिपा सलार, मुकद्दस देवी को उनकी आमद का इल्म हुआ है। सरदार ने हैरान होते हुए सिपा सलार से कहा। चुनाचे आधी रात तक इनकी ऐसी कड़ी निगरानी की जाए कि देवी को खफा होने का मौका न मिले। देवी की हुक्म की तामील की जाएगी सरदार। सिपा सलार ने अदब से सर झुकाया। तब सरदार ने पलटकर बस्ती वालों की तरफ देखा और अपनी जुबान में उनसे कुछ कहा। इसकी बात सुनकर तमाम जंगली खुश नजर आए और नारे लगाने लगे। सरदार भोंगा बस्ती के अंदर को चल दिया। ज़िशान और राशिद परेशान हो गए। पहले तो वो खुश थे कि वो लोग इनकी मेहमानदारी करेंगे, लेकिन सूरत-ए-हाल उसके बरखिलाफ साबित हुई थी। उन्हें फल चोरी करने के जुर्म में पकड़कर यहाँ लाया गया था और उनसे सुना सिपा सलार, मुकद्दस देवी को इनकी आमद का इल्म हो गया है। सरदार ने हैरान होते हुए कहा। इन्हें फल चोरी करने के जुर्म में पकड़कर यहाँ लाया गया था और इनसे मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा था। बस्ती वालों के खुश होने की वजह भी यकीनन कुछ और थी। सरदार ने बस्ती वालों से क्या कहा है? राशिद ने सिपा सलार से पूछा। उसने उन्हें तसल्ली दी है कि वो सब्र से कल रात का इंतजार करें। सबको उनको हिस्सा मिलेगा और किसी को देवी की नेमत से महरूम नहीं रखा जाएगा। अब चलो मेहमान खाने की तरफ। सिपा सलार ने आखिर में कहा कि वो नेस बरदार जंगलियों के घेरे में उसके पीछे कदम उठाने लगे।
बस्ती में दाखिल होकर वो आगे बढ़ने लगे। बस्ती के झोपड़े तपोन की सूरत 3 इतराफ में थे। सामने वाले कोने में एक बहुत बड़ा बुलंद झोपड़ा था। उसके पहलू में छोटा सा रास्ता बस्ती की दूसरी जानिब जंगल की तरफ जाता था। वो उसे गुजरकर बस्ती से बाहर आए। यहाँ फिर जंगल था। वो रुके बगैर आगे बढ़ते रहे। राशिद, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ज़ीशान ने चलते चलते सवाल किया। मेहमान खाने, वहाँ हमारी खातिर मदारत की जाएगी, राशिद बोला। मेहमान खाने को बस्ती के अंदर होना चाहिए, बाहर क्यों बनाया गया है? तुम्हारी अक्ल शायद घास चढ़ने गई है, राशिद ने मुंह बनाया। हमें चोर समझा गया है और मुजरिमों के लिए मेहमान खाने आबादी से हटकर बनाए जाते हैं। तुम्हारा मतलब है कैद खाना? ज़ीशान चौंका। जाहिर है, राशिद मुस्कुराने लगा। जिस तरह हम जेल या हवालात को सरकारी मेहमान खाना और इनमें बंद मुजरिमों को सरकारी मेहमान कहते हैं, इसी तरह इन्होंने भी कैद खाने को मेहमान खाने का नाम दे रखा होगा। जल्द ही घना जंगल हुआ। चंद कदम चलने के बाद उन्हें दरख्तों में गिरी हुई एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी के ऊपर भी जंगली पौधे उगे हुए थे। पहाड़ी की ढलान पर एक गार का दहाना खुला हुआ था। सिपा सलार का रुख उस गार की तरफ था। वहां पहुंचकर वो रुके। सिपा सलार के इशारे पर एक जंगली गार में घुसा। चंद लम्हों के बाद गार में रोशनी हुई, शायद मिशल जलाई गई थी। वो जंगली बाहर आया तो सिपा सलार ने गार में दाखिल होते हुए ज़ीशान और राशिद को अंदर आने का इशारा किया। वो उसके पीछे गार में दाखिल हो गए। गार अंदर से काफी कुशादे था। पथरीले फर्श पर घास फूस बिछा हुआ था। तुम दोनों यहाँ आराम करो, तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया जाएगा, सिपा सलार ने कहा। सिपाही बाहर पहरा देंगे। अगर तुम लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर गार से बाहर कदम रखा या भागने की कोशिश की तो सिपाही तुम्हें नेजुम से छीन देंगे। आधी रात के बाद मैं आऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकालकर मुकद्दस देवी के ठिकाने पर ले जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई धमाके वाला असलहा तो नहीं? कैसी बात करते हो सिपा सलार, हमारे पास असलहे का क्या काम? राशिद ने झूठ बोला। हम शिकारी नहीं कि हथियारों का बोझ उठाए फिरे। बहरहाल हुआ भी तो तुम लोग यहाँ से फरार होने में कामयाब ना हो सकोगे। मुकद्दस उल्लू तुम्हें जंगल से बाहर ना जाने देगा। फिर वही शक वाली बात, राशिद ने अयारी से कहा। यार, तुम बेशक हमारी तलाशी लेकर अपना शक दूर कर लो, मगर ऐसी पिट्टी बातें मत करो। हमारा सारा सामान कश्ती में है, बेशक उसकी भी तलाशी ले लो जाकर। सिपा सलार ने इस तरफ गौर से देखा, फिर मुस्कुराता हुआ गार से निकल गया। ज़ीशान गहरा सांस लेता हुआ फर्श पे बैठा। राशिद ने बाहर सन्नाटा छा जाने पर यही समझा कि वो लोग चले गए हैं। वो दबे कदमों गार के दहाने पे आया। बाहर झांका तो गार के दाएं बाएं 4 मसलहे जंगली टहल रहे थे। वो मायूस होकर लौट आया। ज़ीशान को बाहर की सूरत-हाल बताकर वो फर्श पर लेटा और वहां से फरार होने की तरकीब सोचने लगा। तुमने बड़ी खूबसूरती से झूठ बोला, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या उसे बता देता कि मेरी जेब में बड़ा हुआ पिस्टल है? राशिद हंसा। और अगर तुम्हारी पेशकश पर तुम्हारे लिबास की तलाशी ले लेते तो फिर अल्लाह वारिस है। तुम ये सोचो कि यहाँ से कैसे फरार हुआ जा सकता है, राशिद ने फिक्रमंदी से कहा। फरार होने की क्या जरूरत है? क्या उनकी मेहमान नवाजी और खातिर मदारत का लुत्फ नहीं लोगे? ज़ीशान का लहजा तंजिया था। राशिद जवाब देने ही वाला था कि कदमों की आहटें सुनाई दी और वो खुशहाल हो गए। कोई अंदर आ रहा है। आने वाला एक जंगली था। उसके हाथ में तिंकों से बनी हुई टोकरी और मिट्टी का एक बर्तन था जिसकी शक्ल लोटे जैसी थी। शायद उसमें पानी था। उसने दोनों चीजें उनके सामने रखी और खामोशी से लौट गया। टोकरी में खाने की अशिया भरी थी। भुनी हुई मुर्गियां, पनीर, मक्खन का बड़ा हुआ प्याला और शहद से भरी हुई मिट्टी की बोतल। लो भाई, पेट पूजा कर लो, उसके बाद पता नहीं कुछ नसीब होगा भी या नहीं, राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा। और खाना शुरू कर लिया। क्यों, क्या सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा? ज़ीशान ने एक मुर्गाबी उठाते हुए कहा। सुबह तक जिंदा रहोगे तो मिलेगा ना, राशिद हंस पड़ा। हो सकता है उल्लू के पुजारी कल हमारा ही नाश्ता कर डाले। क्या ये लोग आदिमखोर हैं? ज़ीशान चौंकता हुआ बोला। मालूम तो यही होता है। तुमने सुना सरदार बोगा ने बस्ती वालों से कहा था कि सबको हिस्सा मिलेगा और कोई देवी की नेमत से महरूम नहीं रखा जाएगा। इसकी बात पर ज़ीशान परेशान हो गया। खाना बेहद लजीज साबित हुआ। खाने के बाद उन्होंने लोटानुमा बर्तन से मुंह लगाकर पानी पिया। अरे ये तो कोई शरबत है, ज़ीशान ने चौंकते हुए कहा। कहीं नशा आवर ना हो? अच्छा है, चलो सुबह तक सोते रहेंगे और होश में आने पर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। शरबत पीकर वो फर्श पर लेट गए। बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था मगर उन्हें नींद न आई। वो दोनों सोचते रहे कि वहां से कैसे भागा जाए। साहिल पर उनकी कश्ती के सिवा कोई दूसरी कश्ती उन्हें नजर न आई थी। चुनाचे अगर वो फरार होकर साहिल पर पहुंच भी जाते तब भी वो अपनी मोटर बोट में सफर न कर सकते थे क्योंकि उसमें पेट्रोल न था और कश्ती के बगैर वो साहिल से रवाना नहीं हो सकते थे। लेकिन राशिद कोशिश करने का फैसला कर चुका था। चुनाचे खाना खाने के 2 घंटे के बाद वो खड़ा हो गया। ज़ीशान सो चुका था।
राशिद दबे पांव गार के दहाने पे आया तो चारों जंगली सिपाही इधर उधर पड़े सो रहे थे। गार से आने वाली रोशनी के उजाले में वो इस तरह बेसुध पड़े थे जैसे मदहोश हो। राशिद ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाकर बाहर फेंका। पत्थर गिरने से अच्छी खासी आवाज पैदा हुई, मगर सिपाहियों में कोई हरकत ना हुई। तब वो इत्मीनान से बाहर निकल आया। उसकी जेब में पेंसिल टॉर्च मौजूद थी। उसने टॉर्च रोशन करके उसकी महदूद रोशनी में एक सिपाही का जायजा लिया और हैरत से उछल पड़ा। सिपाही की आंखें खुली थी और मुंह नीलू की झाग बह रही थी। यकीनन वो किसी जहर से हलाक हुआ था। उसने बकिया तीनों का जायजा लिया तो वो भी मर चुके थे। वो समझ गया इन लोगों ने कोई जहरीली चीज खाई है या फिर इन्हें कोई नाक डस गया था। बहरहाल उनके फरार होने का रास्ता बिल्कुल साफ था। उसने तेजी से वापस अगार में आकर जिशान को बेदार किया और सूरत-ए-हाल बताकर मौका अच्छा है, आओ भाग चले। जिशान उसके साथ बाहर आया। दोनों ने अपने अपने पिस्टल निकालकर हाथों में लिए। टॉर्च राशिद के पास थी। वो टॉर्च रोशन करके जिशान के आगे आगे तेज कदमों के साथ चलने लगा और वो बस्ती के गिर्द तवील चक्कर काटकर उस रास्ते पर आए जो साहिल की तरफ जाता था। अभी वो बस्ती से 1-1.5 मील के फासले पर ही पहुंचे थे कि अचानक मुकद्दस उल्लू की जानी पहचानी चीख सुनाई दी और वो बेइख्तियार उछल पड़े। अंधेरे में उल्लू नजर न आ रहा था। कुछ देर के बाद दोबारा साहिल की तरफ बढ़ने लगे। दफतन उनके सामने रोशनी फैल गई। उन्होंने ऊपर देखा तो जमीन से 8-10 फुट की बुलंदी पर एक खौफनाक इंसानी खोपड़ी मौलिक थी। वापस बस्ती में लौट जाओ बदबख्तों, वरना मारे जाओगे। खोपड़ी से एक खौफनाक आवाज खारिज हुई जो कि निस्वानी थी। तुम कौन हो? राशिद ने खौफजदा होकर पूछा। मैं मुकद्दस देवी हूँ, तुम मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। वो वराई। क्यों? राशिद सहम कर बोला। देखो, हमने कोई जुर्म नहीं किया, फिर तुम हमें क्यों रोक रही हो? इसलिए कि मेरे पुजारी तुम दोनों का गोश्त खाने के लिए बेताब है। यहाँ जो अजनबी आता है मेरी तरफ से नेमत समझकर खाया जाता है। क्या? जिशान दहशतज़दा होकर चीखा। नहीं, मैं वापस बस्ती में नहीं जाऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदा तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। खोपड़ी ने गुस्से से कहा, अब तो मुकद्दस उल्लू की गजा बनोगे। ये कहकर खोपड़ी एकदम गायब हो गई। जिशान ने नरसते हुए राशिद का हाथ पकड़ा। चलो राशिद, भाग चले वरना मारे जाएंगे। फिर वो पेंसिल टॉर्च की रोशनी में साहिल की तरफ भागने लगे। साहिल पर पहुंचे ही थे कि अचानक मुकद्दस उल्लू की चीख सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो चांद की हल्की रोशनी में मुकद्दस उल्लू उनके सर पर उड़ रहा था। उसी लम्हे जंगल की तरफ से इंसानी शोर बुलंद होने लगा। शायद जंगली उनके ताकू में आ रहे थे। वो जल्दी से अपनी किश्ती की तरफ लिपके। अभी वो किश्ती से चंद ही कदम पीछे थे कि मुकद्दस उल्लू ने एकदम झिपटा मारा और जिशान के कंधे में पंजे मारता निकल गया। जिशान चीखता हुआ रेत पे गिरा। उसको कंधा जख्मी हो गया था। राशिद ने फौरन उसे संभाला और खड़ा करके किश्ती की तरफ दौड़ा। उसी लम्हे मुकद्दस उल्लू ने फिर उन पे हमला किया और पंजों से राशिद का कान उधेड़ते निकल गया। राशिद के हलक से चीख निकली। उसने कान पे हाथ रखा तो उसका कान गायब था और वहां से खून बह रहा था। वो फिर जिशान का हाथ थामे किश्ती की तरफ दौड़ा। मुकद्दस उल्लू ने चीखते हुए उन पे तीसरा हमला किया, मगर इस बार राशिद ने फुर्ती से पिस्टल का रुख उसकी तरफ करते हुए फायर कर दिया। अगले ही लम्हे मुकद्दस उल्लू फड़फड़ाता हुआ रेत पे गिरा और तड़पने लगा। जंगलियों का शोर करीब आता जा रहा था। राशिद ने पलटकर जंगल की तरफ देखा। उस तरफ शोलों की रोशनी नजर आ रही थी। राशिद ने कश्ती घसीटकर पानी में डाली। फिर दोनों उसमें सवार हुए और चक्कू की मदद से किश्ती को साहिल से दूर ले जाने लगे। उसी लम्हे जंगल से मिशेल बरदार जंगलियों के साथ 10-12 नेजा बरादर नमदार हुए, मगर मुकद्दस उल्लू को तड़पता देखकर वो एकदम रुक गए। वो खौफजदा हो गए थे। किश्ती साहिल से खुले समंदर में पहुंची ही थी कि फिजा में मुकद्दस देवी की खोपड़ी नमदार हुई। रुक जाओ बदबख्तों, वरना तुम्हारी किश्ती को डुबो दूंगी। खोपड़ी से मुकद्दस देवी की आवाज खारिज हुई। राशिद ने जल्दी से पिस्टल निकाला और उस पर फायर कर दिया। गोली खोपड़ी में लगी और वो चीखती हुई समंदर में आ गिरी। अगले ही लम्हे वो हमेशा के लिए डूबती चली गई। ये मंजर देखकर जंगली चीहे और वापस भागने लगे। राशिद ने 1-2 फायर उनकी तरफ भी किए और तमाम जंगली भागते दौड़ते हुए जंगल में गायब हो गए। राशिद और जिशान ने सुकून का सांस लिया। राशिद दोबारा चक्कू चलाने लगा। उनकी खुशकिस्मती थी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्हें काफी फासले पर टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगी, जो किसी बहरी जहाज की मालूम होती थी। राशिद ने जिशान को खुशखबरी सुनाई दी। वो भी खुश होकर उठ बैठा और उस समत में देखने लगा। वो रोशनियां बदतरीज बड़ी होती जा रही थी। मुबारक हो अजनबियों, दफतन फिजा में एक आवाज उभरी। उन दोनों ने बेवक्त आसमान की तरफ देखा और बेसाख्ता उछल पड़े। उसकी कश्ती के ऐद ऊपर फिजा में छोटा सा बादल का टुकड़ा दे रहा था और उसमें एक निहायत मकरूह और भयानक शक्ल का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके सर पर मुकद्दस उल्लू खामोश बैठा था।
तुम दोनों जीत गए और मैं हार गई, बुढ़िया ने कहा। उसकी आवाज मुकद्दस सेवी की खोपड़ी से निकलने वाली आवाज से मुशाबे थी। गुज़िश्ता 2 वर्षों में तुम पहले अफराद हो जो जिंदा बचकर वापिस आ रहे हो। तुमने मेरी खोपड़ी को फना किया और मुकद्दस उल्लू को हला कर डाला, मगर याद रखना, रूहें कभी नहीं मरती। वो हमारी आर्जी सूरतें थी जो तुमने अपने पिस्टल से खत्म कर दी। लेकिन 50 साल के बाद मैं फिर खोपड़ी की शक्ल इख्तियार करने की काबिल हो जाऊंगी और दोबारा आदमपुर कबीले पर हुक्मरानी करूंगी। उस वक्त तुम इधर आए तो बचकर न जा सकोगी। आखिरी लफ्ज के साथ ही वो बादल और बुढ़िया का चेहरा वही हवा पे मुश्तिल होकर गायब हो गया। वो दोनों हैरत में गुम रहे और बहरी जहाज करीब आता चला गया, अगरचे वो उस जहाज के जरिए दूसरी शाम वापस नैरोबी पहुंचकर चले गए। ये मंजिल देखकर जंगली चीखते और वापस भागने लगे। अगरचे वो उस जहाज के जरिए दूसरी शाम वापस नैरोबी में पहुंच चुके थे, लेकिन मुकद्दस उल्लू और मुकद्दस सेवी को काफी अरसे तक वो अफराद खुश ना कर सके थे।